तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं जो इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय के बारे में है। हाँ, तो लोकेशन की बात करें तो नोट्स में बहुत स्पष्ट है कि उन्नाव जिला दो प्रमुख नदियों के ठीक मध्य में स्थित है, गंगा और सई नदी। बिल्कुल। अब सोचिए, इन दो नदियों के बीच का ये हिस्सा प्राकृतिक रूप से कितना समृद्ध होगा, जिसे हम मैदानी इलाका या दोआब कहते हैं ना। कृषि के लिए तो ये बेहतरीन होता ही है। और ऐतिहासिक रूप से भी ऐसी जगह सभ्यताओं का बड़ा केंद्र रही हैं। अगर स्रोत के प्राचीन इतिहास वाले हिस्से को देखें तो प्राचीन काल में ये कौशल महाजनपद का अभिन्न हिस्सा था। कौशल महाजनपद प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक बहुत भारी भरकम नाम है। हाँ, उस दौर में जब भारत बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, कौशल उनमें से एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। मतलब उन्नाव की जड़ें आज की नहीं हैं, वो उस दौर की हैं जब बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। और परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर आता है कि उत्तर प्रदेश का कोई विशिष्ट जिला किस प्राचीन महाजनपद का हिस्सा था। तो ये एक बहुत ही हाई यील्ड तथ्य है। बिल्कुल। अब अगर इसके मैप को देखें तो इसके सीमावर्ती जिले भी बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, नक्शे पर अगर नजर डालें तो उन्नाव की सीमाएं लखनऊ, कानपुर नगर, रायबरेली, फतेहपुर और हरदोई से लगती हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि एक तरफ राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ औद्योगिक शहर कानपुर नगर। इन दोनों महानगरों के बिल्कुल बीच में होने से इसकी रणनीतिक अहमियत काफी बढ़ जाती है। इसे एक ट्रांजिट हब के रूप में देखा जा सकता है, जहां से होकर हर बड़ा व्यापारिक रास्ता गुजरता है। और परीक्षा के नजरिए से सीमावर्ती जिलों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में घुमाकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला उन्नाव से सीमा साझा नहीं करता। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका शायद नक्शे को विजुअलाइज करना ही है। बिल्कुल। पूरब में लखनऊ, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में कानपुर नगर, उत्तर में हरदोई और दक्षिण पूर्व की तरफ रायबरेली और फतेहपुर। ये मेंटल मैप परीक्षा हॉल में बहुत काम आता है। अब स्रोत की अगली स्लाइड पर आते हैं। उन्नाव एक दृष्टि में। इसमें कुछ बहुत ही सीधे और महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं, जैसे मुख्यालय तो स्वयं उन्नाव ही है और कुल क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो ये 31,08,367 है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये काफी सघन आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी डेटा है लिंगानुपात और साक्षरता दर का। यहाँ का लिंगानुपात 907 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं। सामाजिक सूचकांकों के ये सटीक नंबर अक्सर मैच द फॉलोइंग या सीधे वन लाइनर के रूप में आते हैं। और साक्षरता दर कुल 66.4% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 75.1% है और महिलाओं की 56.8%। अगर इस डेटा को ध्यान से देखें तो पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में लगभग 18-19% का अंतर है। यही विश्लेषण बहुत जरूरी है। शिक्षा में प्रगति तो हुई है, लेकिन लैंगिक समानता पर अभी और काम होना है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे कथन वाले सवाल बहुत आते हैं जहां इस अंतर पर विचार करना होता है। इसलिए 75 और 56 का ये गैप दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी स्रोत सामग्री के बहुत ही रंगीन हिस्से की तरफ। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP और उद्योग। नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी कढ़ाई का वर्णन है। यहाँ का ODOP उत्पाद जरी जरदोजी है। ये कलाकारी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें कपड़ों पर सुनहरे और चांदी के तारों से जटिल कढ़ाई की जाती है। ODOP राज्य सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो हर जिले का उत्पाद उंगलियों पर याद होना चाहिए। लेकिन ये जिला सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, औद्योगिक रूप से भी बहुत मजबूत है। चमड़ा उद्योग या लेदर इंडस्ट्री बहुत विशाल है यहाँ। उन्नाव का लेदर टेक्नोलॉजी पार्क काफी प्रसिद्ध है। पर लेदर इंडस्ट्री तो मुख्य रूप से कानपुर की पहचान मानी जाती है ना। एक तार्किक सवाल है, जैसा हमने पहले देखा, उन्नाव कानपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, तो जब कानपुर में औद्योगिक विस्तार की जगह कम पड़ी होगी, बिल्कुल, और पर्यावरण के मानक सख्त हुए तो लेदर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा उन्नाव की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसी वजह से ये लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आज यूपी के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा नोट्स में मच्छरदानी और रासायनिक उद्योग का भी नाम प्रमुखता से है। और एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ट्रांसगंगा सिटी भी तो है। ट्रांसगंगा सिटी उसी भौगोलिक लाभ का नतीजा है जिसकी हम बात कर रहे थे। गंगा के पार कानपुर और लखनऊ के बीच बसा एक आधुनिक टाउनशिप। ये क्षेत्र सीधे तौर पर उन्नाव को भविष्य के एक व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस जिले की आत्मा है,
साहित्यिक विरासत। इसे साहित्य की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। साहित्यकारों की सूची देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे बड़ा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। प्रेजेंटेशन में ब्रैकेट में लिखा है कि वे मूल रूप से यहीं के निवासी थे। निराला जी हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका यहाँ से होना बहुत बड़ा गौरव है। और सिर्फ निराला जी ही नहीं, भगवती चरण वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, प्रताप नारायण मिश्र, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी और रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज भी यहीं से हैं। इतने सारे महान साहित्यकार एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं। ये इस क्षेत्र की बौद्धिक उर्वरता को दर्शाता है। हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा युग इसी मिट्टी में रचा बसा है। परीक्षाओं में ये बहुत आम पैटर्न है, जहां एक तरफ रचनाकारों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनके मूल निवास वाले जिले। परीक्षार्थियों को सही मिलान करना होता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सभी दिग्गज उन्नाव से जुड़े हैं। और जहां कलम की ताकत इतनी गहरी है, वहां क्रांति की आग भी कम नहीं है। अब हम क्रांतिकारियों की भूमि वाली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक और ट्रिकी तथ्य सामने आता है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि वे मूल रूप से उन्नाव के निवासी थे, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। यहीं पर परीक्षार्थियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। परीक्षा बनाने वाले अक्सर यहीं फंसाते हैं। परीक्षा हॉल के दबाव में आजाद का नाम पढ़ते ही लोग सीधे उन्नाव पर टिक लगा देते हैं। तो अगर सवाल में जन्मस्थान पूछा जाए तो उत्तर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर होगा। और अगर मूल निवास, पैतृक गांव या पैतृक स्थान पूछा जाए तो सही उत्तर उन्नाव होगा। बिल्कुल, इसी जिले के बदरका गांव को उनका पैतृक स्थान माना जाता है। ये बहुत जरूरी अंतर है। इसी स्लाइड में एक और महान सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह का जिक्र है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे 1857 की क्रांति के बहुत बड़े नायक थे। डोंडिया खेड़ा से ताल्लुक रखने वाले इस महान शूरवीर ने अंग्रेजों से जो लोहा लिया वो इतिहास में दर्ज है। इसके साथ ही कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के भी नाम यहाँ दिए गए। जिले का कितना बड़ा और विविध योगदान रहा है। मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था, उनका नाम भी इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाता है। अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले इन सभी शूरवीरों का लक्ष्य एक ही था, देश की आजादी। इतिहास और साहित्य से निकलकर अब हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के बारे में जानकारी दी गई है। नोट्स में स्पष्ट है कि इसका पूर्व नाम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य था। नाम बदलने वाले तथ्य हमेशा करंट अफेयर्स या सामान्य ज्ञान का बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे विशेष तथ्य है वो ये कि ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। प्रथम शब्द जुड़ते ही ये तथ्य अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी चीज जो राज्य में पहली बार हुई हो वो सदाबहार प्रश्न बन जाती है। हाँ, यूपीपीसीएस हो या कोई और परीक्षा, यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है, ये अनगिनत बार पूछा गया है। और इसी खंड में एक नई जानकारी ये है कि अब इसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल यानी रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट का टैग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। पर्यावरण से जुड़े सवालों में ये बहुत काम आता है। जब किसी स्थान को रामसर साइट घोषित किया जाता है तो उसका मतलब है कि वो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। यहाँ की प्रमुख झीलों के नाम भी दिए गए हैं, नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर। अब कुंद्रा समुंदर में समुंदर शब्द सुनकर कोई भी धोखा खा सकता है कि ये कोई समुद्री इलाका होगा। ये तो एग्जामिनर का पसंदीदा जाल है। छात्र मान लेते हैं कि ये किसी तटीय राज्य जैसे गुजरात या महाराष्ट्र का हिस्सा होगा। लेकिन परीक्षार्थियों को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि कुंद्रा समुंदर कोई समुद्र नहीं है, बल्कि उन्नाव की एक झील है। ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे बचना जरूरी है। चलिए अब धार्मिक एवं पर्यटन स्थल वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ जिले के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों की एक सूची है। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बांगरमऊ, बक्सर, बंथरा, सचानकोट, बदरका और परियर। देखने में ये सिर्फ एक सूची लग सकती है, लेकिन मैच द फॉलोइंग प्रश्नों के लिए इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन्हें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि ये अवचेतन मन में बैठ जाएं। जैसे बदरका को हमने आजाद के पैतृक गांव के रूप में पढ़ा। और बक्सर बिहार में भी है, लेकिन उन्नाव का बक्सर भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब परीक्षा में एक तरफ स्थानों के नाम हो तो बांगरमऊ या परियर देखते ही दिमाग में उन्नाव क्लिक होना चाहिए। अब आते हैं स्रोत के उस हिस्से पर जो हमेशा परीक्षा की जान होता है, करंट अफेयर्स यानी समसामयिक और नवीन विकास।
यहाँ बताया गया है कि यूपी का पहला एक्सप्रेसवे औद्योगिक पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के समीप बन रहा है, उन्नाव के करौरा कलां गांव में। यहाँ फिर से पहला शब्द आ गया है। जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य में पहली बार बनता है तो वो सुर्खियों में रहता है। उद्योगों को सीधे तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे से जोड़ने से माल की आवाजाही में समय कम लगेगा। इसका करौरा कल्ला में बनना इस जिले को लॉजिस्टिक्स के मामले में नए स्तर पर ले जाएगा। इसी स्लाइड में एक और ताज़ा घटना है। 9 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अनावरण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का। अश्वारोही प्रतिमा मतलब घोड़े पर सवार मूर्ति। हमने इनका जिक्र क्रांतिकारियों की भूमि वाले हिस्से में भी किया था। परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 1857 के नायक की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में हुआ है। करंट अफेयर्स को इतिहास से जोड़कर देखने का ये बेहतरीन उदाहरण है। और इसी के साथ हमने स्रोत सामग्री के हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर ली है।